चल रहा है। चल रहा है। कनेक्ट बहुत देर में हो रहा है। चल रहा है। अब कर लो इसमें ऐड बैकग्राउंड वगैरह कैसे करना है। सेरेना यू कंटिन्यू बेटा। माही का कैमरा फ्रीज हो रखा है। यस मैम। कुछ तकनीकी खराबी के कारण माही की बारी इस समय हमसे जुड़ नहीं पा रही है। वे जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगी। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। जिधर ना हो कोई गम वे जगह ढूंढते हैं। इस आश्वासन के साथ कि आप सभी यहाँ से हंसते हंसते जाएंगे। नमस्कार, आज मैं सेरेना चौधरी अपनी साथी माही तिवारी के साथ प्रेरणा सदन की ओर से हमारे आदरणीय निदेशक महोदय श्री बीबी गुप्ता जी, माननीय प्रधानाचार्य श्री विविध गुप्ता जी, हेड मिस्ट्रेस श्रीमती कविता मेहरोत्रा मैम, सीनियर विंग हेड नेहा गुप्ता मैम, कोऑर्डिनेटर्स, अध्यापकगण एवं मेरे सभी मित्रों का मुस्कुराते हुए इस हास्य व्यंग्य कविता प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। जिंदगी में हरदम हंसते रहो, जिंदगी में हरदम हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें, वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो इसीलिए आप सब भी मुस्कुराते रहिए। वैसे बचपन में हम खूब हंसते हैं, खूब खिलखिलाते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे चेहरे से मुस्कान फीकी होती चली जाती है। इसीलिए शायद इसीलिए हमें खुशियों के छोटे छोटे पलों को संजो कर रखना चाहिए और ऐसे में हंसी के ठहाकों जैसे आयोजनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। कंटिन्यू सेरेना। यार नहीं होगा। इससे पहले कि आज की प्रतियोगिता शुरू करें, उससे भी पहले यह आवश्यक है कि हम अपनी पहचान, अपने अस्तित्व यानी कि अपने बाल भवन विद्यालय के विषय में 2 शब्द साझा करें। शास्त्रों में बताया गया है, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे, जिसके द्वारा हम अज्ञान, कुसंस्कार और द्वेष आदि से मुक्ति प्राप्त कर सके, वह विद्या है। ऐसी विद्या को प्राप्त करने वाले ही विद्वान कहे जाते हैं और ऐसे ही विद्या को पाने व जीवन को मूल्यवान बनाने के लक्ष्य को सार्थक रहा हमारा बाल भवन विद्यालय। सच माही, बिल्कुल सही कहा तुमने। यह हमारा बाल भवन ही है जिसने हम सभी को एक सूत्र में बांधे रखा है। चाहे कैसी भी विपदा आई, अपने विशाल वृक्ष की शाखाओं में हमें समेटे रखा है। और तो और हम यह भी जानते हैं कि आजकल के संकट काल में भी किस प्रकार हमें कुछ पल खुशी के पाने का मौका दिया है। तो चलिए मित्रों, आज की प्रतियोगिता शुरू करते हैं और सर्वप्रथम आपको इस प्रतियोगिता के नियमों से भी अवगत करवाते हैं। तो नियमों की कड़ी में पहला नियम यह होगा कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के प्रत्येक कक्षा तथा प्रत्येक सदन से केवल एक छात्र अथवा एक छात्रा को ही भाग लेने की अनुमति होगी। हास्य व्यंग्य कविता प्रतियोगिता में हास्य और व्यंग्य दोनों रसों का समावेश होना चाहिए। समय सीमा का पालन करना आवश्यक है। कविता 2.5 से 3 मिनट की होनी चाहिए। असभ्य भाषा का प्रयोग अमान्य होगा। प्रतियोगिता मुख्य रूप से विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण एवं आत्मविश्वास, कंठस्थता तथा उच्चारण और आरोह अवरोह बिंदु द्वारा मूल्यांकित की जाएगी। धन्यवाद माही। प्रतियोगिता के नियमों You're muted, Serena. म्यूटेड सेरेना। धन्यवाद माही प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराने के लिए। सर्वप्रथम अंतर सदनीय हिंदी हास्य कविता आरंभ करने से पूर्व
मैं हमारे निर्णायक मंडल का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिसके सदस्य हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विविध गुप्ता जी और हेड मिस्ट्रेस श्रीमती कविता मेहरोत्रा मैम। तो चलिए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं और अपने पहले प्रतिभागी को बुलाते हैं। यह तो सबने सुना ही होगा कि नौकरी हासिल करने से पहले हमें कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसे ही परीक्षा देने पहुंचा एक हरियाणा वासी। आइए सुनते हैं उसी की जुबानी उसकी कहानी एक कविता के माध्यम से। तो बुलाते हैं निर्माण सदन की ओर से कक्षा 9वीं की छात्रा अंशिका मिश्रा को, जिनकी कविता का विषय है पुलिस वाले का इंटरव्यू। कहते हैं हरियाणा की व्यक्ति से कुछ भी पूछा जाए सीधे जवाब देते ही नहीं, उनके उल्टे ही जवाब होते हैं। देखो जी, ऐसा है नहीं, हरियाणा के आदमी उल्टे जवाब देते नहीं, उनसे उल्टे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक आदमी बाल कटवाने नाई के पास पहुंचा तो नाई ने एक साधारण सा सवाल पूछा, बाल छोटे करवाने हैं? आदमी बोला, क्यों, बाल बढ़ा भी सके है। अब जो काम हो नहीं सकता पूछता ही क्यों। इसी तरह एक हरियाणा निवासी पुलिस में भर्ती होने के लिए एक इंटरव्यू देने गया। सवालों व जवाबों का सिलसिला यूं शुरू हो गया, जरा गौर फरमाइएगा। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं मैं किस लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का है बहुत चाप, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए तो? जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, वो बाजार से केवल पान ही लेता है। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं? जी, उनके दांत नहीं तो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पे लगा दिया पूरा खानदान। साहब, आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपको कोई सेब का बागीचा है। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधेश्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। राधेश्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में संसार में आज जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हवा एक सेब नहीं खाते तो ना मैं यहाँ आता, ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम होता, ना आप साहब होते, ना मैं राधेश्याम। तो श्रोतागण, इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम। आजकल राधेश्याम कर रहे हैं सब्जी मंडी में डंडा फटकारने का काम। खुद तो भरपेट खाते ही हैं और साहब घर भी रोजाना भिजवाते हैं सेब 100 ग्राम, सेब 100 ग्राम। धन्यवाद। अंशिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए। जीवन में हम सब अनेक प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं और जाने अनजाने ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन यमराज से भेंट का किस्सा शायद ही किसी ने सुना होगा। तो चलिए सुनते हैं यह अनोखा किस्सा। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रगति सदन से कक्षा 9वीं की छात्रा हर्षिता को, जिनकी कविता का विषय है यमराज से भेंट। भ्रष्टाचार का बढ़ गया है देश में फैशन, प्यार से चल रहा है ऑफिस हो या स्टेशन। हर जगह है इसके रेट फिक्स, ईमानदारी से लेते हैं रिश्वत, फिर काहे का रिस्क, मगर भूलो मत भ्रष्टाचार हमारे देश पर लाचारी है। इसे ना लेना ना देना हमारी ही जिम्मेदारी है।
तो इसी के साथ मैं हर्षिता 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी हास्य व्यंग कविता प्रस्तुत करती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है यमराज से मुलाकात। एक दिन रास्ते में मिल गए मुझे यमराज, बोले बेटा तेरे पापों का गड़ा भर गया है आज। मैं बोली प्रभु मैं तो जलेबी सी सीधी हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके, हाँ आपके ही कंप्यूटर में वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए मेरी क्या मजबूरी है, ध्यान से सुनिए मेरी क्या मजबूरी है। आजकल जीने के लिए हर काम ही जरूरी है। ऐसे ही देश के हर नगरों की गलियों में लज्जाहीन फूलों की तरह नेता है खिलते, जो बेमौसम के चुनावों में बिन बुलाए मेहमान से आ मिलते। ऐसे ही हमारे देश में घोड़ों को नहीं मिलती घास, हमारे देश में घोड़ों को नहीं मिलती घास, पर तब भी पता नहीं कैसे ये गधे खाते हैं पकवान बड़े खास। इस पर यमराज बोले बेटा ऐसे मन ना दुखाओ, इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गधी की तरह मत ही नीनाओ। फिर बोले यह है तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो। फिर मैं बोले पर तुम्हारी बात में दम तो है, सो अपने प्राणों को छोड़कर कोई भी 3 वरदान मांग लो। मैंने सोचते हुए, बहुत सोचते हुए पहले 2 वर मांगे, प्रभु इस देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। इस पर बोले इससे अच्छा मैं तेरी 20 साल और उम्र ना बढ़ा दूं। फिर मैंने सोचते हुए, डगमगाते हुए 3रा वर मांगा, प्रभु इस देश से भ्रष्टाचार तो मिटा दो। इस पर बोले अरे नादान, इतना भी नहीं जानता, जब मैं खुद धर्मराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ, तो अब तू ही सोच इस देश से गरीबी कौन मिटा सकता है? कौन है जो इस देश से भ्रष्टाचार मिटा सकता है? मगर याद रख, अगर तुझमें थोड़ी सी भी सच्चाई व अच्छाई होगी तो तेरे उन्नति के द्वार खुल जाएंगे, तेरे सुख पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ते जाएंगे व दुख दिल्ली की ऑक्सीजन की तरह घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। धन्यवाद। वाह, यह तो बहुत ही शानदार भेंट थी। हर्षिता, इस प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने अगले प्रतिभागी जागृति सदन से कक्षा 9वीं के छात्र तन्मय नेगी को आमंत्रित करते हैं, जिनकी कविता का विषय है जीवन में क्या क्या होना चाहिए। गुरु गोविंद दव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद तो दियो बताए, पर ये तन्मय कहाँ को जाए, हास्य व्यंग के खेल में हमको कुछ न सुझाए। सीख बड़े की लीजिए, छोटों से ले लो ज्ञान, हास्य व्यंग जो जीत गया बना वही महान। सीख दीजिए बाको। cameras beta, sorry to interrupt in between. Jatendra ma'am, I think his camera is on. What we can request is the participants from class 10th should keep their cameras off. Only class 9 participants to keep the cameras on, and those of you who have already presented, please keep your cameras off now, so that it's easy to locate him. Thank you. Tanmay, we will request you to please start all over again. Okay, sir. गुरु गोविंद दव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद तो दियो बताए, पर ये तन्मय कहाँ को जाए, हास्य व्यंग के खेल में हमको कुछ ना सुझाए। सीख बड़े की लीजिए, छोटों से ले लो ज्ञान, हास्य व्यंग जो जीत गया बना वही महान। सीख दीजिए बाको, चाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए वानरा, बया घर उजाड़ खाए। बया घर तो उजाड़ खाए, पर ये बात समझ ना आए, मानव काहे जाई के वानर को समझाए। व्यथारूपी मंगलाचरण के बाद अब कविता का आगाज करता हूँ। जीवन में क्या क्या होना चाहिए, एक विद्यार्थी के दिल का व्यंग्यात्मक हाल प्रस्तुत करता हूँ कि देश की राजनीति में आप बीती में विद्यार्थियों का भी अनुपात होना चाहिए। कब परीक्षाएं लेनी है या नहीं, शिक्षा नीति बनानी है या नहीं,
यह अधिकार विद्यार्थियों के हाथ होना चाहिए। एक सैनिक को समर्पित मेरी व्यंग्यात्मक सोच कि देश में हो जितने भी भ्रष्ट, गद्दार, लालची या नेता व्यभिचारी, चोर, उचक्के हथियारे या खूनी व्यापारी, इन सभी को जेलों में भरने के बजाय सरहदों पर तैनात कर देना चाहिए। देश के लिए गोली खाते हैं कैसे, जान गंवाते हैं कैसे, इनको ये पाठ भी सिखाना चाहिए। इनके ऊपर जेलों में जो खर्चा किया जाता है उससे शहीद जवानों के परिवारों का उद्धार होना चाहिए। तीज त्योहार, खुशियां, मेले होते हैं क्या, सैनिकों को भी इनका हिस्सेदार होना चाहिए। चलिए खैर, माहौल हो गया है थोड़ा गंभीर, इसको थोड़ा खुशनुमा बनाता हूँ और मरने मारने से हटकर अब सास बहू पर आता हूँ कि जमाना बदल गया, अब तो कोविड का टीका भी आ गया। वर वधु की कुंडली मिलाना तो पुरानी बात हो गई, अब तो सास बहू की कुंडली को मिलवाना चाहिए। ग्रह शांति, कुंभ विवाह या हो वृक्ष विवाह, ये सब इनके ही करवाने चाहिए। घर की सुख शांति के कारक धारक है केवल ये दो, इनकी ही कुंडली के दोषों का निवारण करवाना चाहिए। मेरा मानना है कि पहचान पत्र के स्थान पर देशभक्ति का एक कार्ड होना चाहिए। मरने तक की किसने निस्वार्थ सेवा किया, रक्तदान, और मरने के बाद किसने किया भूमि, धन और अंगदान, केवल इसका हिसाब होना चाहिए। देशभक्ति तो एक शक्ति है जनाब, जो हर किसी को नहीं मिलती है। हास्य व्यंग के माध्यम से ही इस शक्ति को नवचेतना मिलती है। हास्य व्यंग के माध्यम से संदेश सबको मिलना चाहिए। मन के विचारों को व्यंग के आवरण में लपेटना चाहिए। नाक सीधी हाथ में आए तो ठीक, वरना घुमा के पकड़ लेनी चाहिए। क्योंकि आज कविता में कनका मनका जोड़ी के व्यंग तो लियो बनाए, समय सीमा की सोच के हमने अपने शब्द लिए सिमटाएं। यदि कुछ ज्यादा कर हो गया हो तो क्षमा याचना अभी हम मांगे जाएं, अभी हम मांगे जाएं। धन्यवाद। क्या खूब कविता कही। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने देश विदेश में विभिन्न प्रकार की घड़ियां देखी है जो समय बताती है, लेकिन एक घड़ी ऐसी है जो महंगाई का स्तर भी बताती है। तो चलिए सुनते हैं महंगाई के माध्यम से महंगाई की दास्तां। इसके लिए बुलाते हैं प्रेरणा सदन से कक्षा 9वीं की छात्रा वृंदा गुप्ता को, जिनकी कविता का विषय है घड़ी। नमस्कार, आज मैं वृंदा गुप्ता प्रेरणा सदन की ओर से घड़ी पर एक हास्य कविता आप सबके सामने प्रदर्शित करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। शहर की नामी दुकान की खूबसूरत कमरे में लगे चित्र पर नजर पड़ी। 5 लाख की घड़ी देखकर आंखें हो गई बड़ी बड़ी। अब इससे पहले कि हटाते नजर एक खूबसूरत कन्या आ गई, आकर कहती, श्रीमान जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हमने कहा, अरे मोहतरमा, ये कैसी लूट है, ये कैसे छूट है। मोहतरमा बोली, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए इस शानदार घड़ी पर 5% की छूट है। हमने कहा, अरे वाह, सौदा तो धमाकेदार है, सही घड़ी पर आए हैं हम, इसके हकदार हैं हम। जरा दिखलाइए, इस घड़ी में क्या क्या खास है, ये भी बताइए। अब इतना सुनकर मोहतरमा मुस्कुराने लगी, कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर तक के गुण गाने लगी। हमने कहा, अरे मोहतरमा, ये घड़ी है या घंटा घर, पहले बताइए क्या ये समय भी बताती है। मोहतरमा ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली, समय तो 50 वाली लोकल घड़ियां बताती हैं, ये है बहुमूल्य घड़ी तो आपका समय दूसरों को दिखाती है। हमने फौरन मोहतरमा से पूछा, तो फिर ये हमारे काम कैसे आती है। मोहतरमा बोली, अब आप जिस भी देश में जाइए, ये वहां के समय में अपने आप ही ढल जाती है। अब हमने कहा, आम आदमी तो कब से ही समय के हिसाब से ढल रहा है, फिर भी बाजार में उसका भाव तो आम ही चल रहा है। आम आदमी की बात सुनते ही मोहतरमा जोश में आई, घड़ी वापस हाथ में उठाई, बोली, जब लेनी नहीं है तो फिर कैसी सफाई। हमने कहा, आम को घड़ियों का क्या काम, आम का तो घड़ियां ही तय करती हैं दाम। अब मुख्य मार्ग पर लगी घड़ी पर कब से बज रहे हैं 12, देश की बढ़ती महंगाई का भी यही है नजारा। समय से घंटों पीछे चल रही हैं घड़ियां,
देश की ही प्रगति की रफ्तार बता रही हैं। बिना सुई की चलती घड़ियां देश का आर्थिक पतंग दिखा रही हैं। अरे सबसे पुरानी घड़ी पर मिनट वाली सुई ही नहीं है भाई। लोकतंत्र में आम आदमी की जगह तो कभी भी नहीं है। भ्रष्टाचार और आतंकी घड़ियों के कांटे समय से भी आगे चले गए हैं भाई। आम आदमी को जगाने वाली घड़ियों के अलार्म अब खुद ही सो गए हैं। मोहतरमा, बड़ी दिक्कत है, सरकार बदहाल है। अब तो कुछ ही घड़ियां बताती हैं समय, बाकी बताती हैं देश का हाल। जरूरत है कि कोई ऐसी घड़ी बनाई जाए प्रलय आने से पहले जिसका अलार्म बज जाए, आदमी को आदमी की जगह मिल जाए और फिर वह समय आए जब अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाए। धन्यवाद। क्या कविता थी सच में। इस कविता ने तो देश में व्याप्त महंगाई का आभास करा दिया। बन जाए पुलिस तो हो जाए कल्याण, बन जाए पुलिस तो हो जाए कल्याण, मानस की तो क्या चले, डर जाए भगवान। अब भगवान का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे विद्यालय की कवि की यह हास्य कविता सुनकर कहीं आपके ठहाकों की आवाज से कहीं आपका पड़ोसी न डर जाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्माण सदन से कक्षा 10वीं की छात्रा अनुष्का सिंह को, जिनकी कविता का विषय है पुलिस और कविता। हाथ में लाठी लिए जिसका जीवन है बीता, हाथ में लाठी लिए जिसका जीवन है बीता, वह कवि से सीख कर सुना रहा है कवि। पुलिस वालों को आज तक डंडा फटकारते ही है देखा, आज कुछ नया है जनाब, गौर फरमाइएगा, आज कुछ नया है जनाब, क्योंकि पुलिस वाला सुनाएगा कवि को ही कवि। दरवाजा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मत दिखाओ। दरवाजा खुला तो सिपाही था, हमारे दिमाग के लिए पहले ही तबाही था। सुबह सुबह देखी खाकी वर्दी तो लगने लगी सर्दी, मैंने पूछा कैसे पधारे, वो बोला आपको देख लिया है इसीलिए रोजाना आएंगे आपके द्वारे। सुनकर पसीने आ गए, खोपड़ी पे भयानक काले बादल छा गए। मैंने कहा क्या रोजाना आएंगे, यानी आप मुझे किसी झूठे केस में फंसाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं अशोक जी, ऐसा मत सोचिए, आप पहले पसीना तो पोंछिए। मैं करतार सिंह पुलिस में हवलदार हूँ, लेकिन मूलतः एक कलाकार हूँ। मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कविता लिखना सिखा दे। सुनकर तसल्ली हुई, हम भी हैं छुई मुई, बेकार ही घबराए हैं, तो आप कविता सीखने आए हैं। लेकिन पुलिस और कविता ये मामला थोड़ा नहीं जमता। उसने कहा मामला तो मैं जमाऊंगा, बस तुम शिष्य बना लो, जो कहोगे लिख के दिखाऊंगा। मैंने सोचा ये तो आपसे तुम पर आ गया, मामले को तो नहीं, मुझे अपना शिष्य जरूर बना गया। फिर भी मैंने कहा ठीक है, पहले लिख कर दिखाओ, अच्छा लगा तो शिष्य बनाऊंगा, वरना क्षमा चाहूंगा। उसने कहा अभी लिखो अभी सुनाओ। मैंने कहा नहीं, पहले मैं विषय तो बताऊं। तो शाम का समय है, पहाड़ों के पीछे सूरज डूब रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, मेढक तैरा रहे हैं और एक आदमी बैठा ऊब रहा है। तो शाम का समय और आदमी की उदासी, इस पर कविता लिखकर दिखाओ, लंबी नहीं जरा सी। उसने कहा अच्छा नमस्कार, मैं चलता हूँ, कल फिर लौट कर। मैंने सोचा कविता लिखनी तो कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं, लेकिन वो तो अगले दिन फिरा धमका, एक हाथ में डंडा और दूसरे में कागज चमका। बोला सुनिए गुरुजी और देना शाबाशी, कविता लंबी नहीं जरा सी। तो कोतवाली के घंटे जैसे पीला पीला सूरज धीरे धीरे एसपी के चेहरे से गुलाबी हो गया, जी सिताबी हो गया। हथकड़ियों की कनकनाहट जैसे चिड़ियां चहचहाएं, मेढक की टराटू जैसे जूते चरमराए, और ऐसे सिपाही की वर्दी में सूरज पहाड़ों के पीछे ही फरार हो गया, जी अंधकार हो गया। ये शाम क्या हुई, सत्यानाश हो गया जी, सत्यानाश हो गया। और ऐसे में एक सिपाही जेब कतरे की, जेब खाली मिलने से उदास हो गया जी, निराश हो गया। ये शाम क्या हुई, सत्यानाश हो गया। बोला कहिए गुरुजी कैसी रही कविता, चेहरा जमता कि नहीं जमता। मैंने कहा मान गया यार, तुम कभी भी उतने अच्छे हो जितने अच्छे हवलदार। उसने कहा फिर नारियल लाऊं गंडा बांधू। मैंने कहा ये नारियल वारियल सब बेकार है, तुम्हें शिष्य बनाना हमें स्वीकार है, जो देखो वही लिखो, यही गुरु मंत्र है। वैसे तुम्हारी लेखनी स्वतंत्र है, और ये सच है करतार मेरे परम मित्र मेरे यार, कि कविता लिखना कोई क्रीड़ा नहीं है जिसमें मानवता की कोई पीड़ा नहीं है, जिसमें जमाने का गर्द नहीं है, जिसमें इंसानियत का दर्द नहीं है। वो और कुछ हो सकती है, लेकिन कविता नहीं, कविता नहीं, कविता नहीं। धन्यवाद। यह कविता सुनकर तो मन ही प्रसन्न हो गया।
अब हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अगले प्रतिभागी प्रगति सदन से कक्षा 10वीं की छात्रा आकृति दुबे को आमंत्रित करते हैं, जिनकी कविता का विषय है नेता का खून। रंग बदल गया है अब नेताओं के चेहरे का, नेता अब पर्यायवाची बन चुके हैं भ्रष्टाचार और घोटाले का। नमस्कार, मैं प्रगति सदन की प्रतिभागी आपके सामने भ्रष्टाचार और लालच की इस समस्या को एक कविता के रूप में सुनाने जा रही हूँ। सीमा पर जैसे ही छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना और किसी में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, अध्यापक हो या भिखारी, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका असर अलग अलग पड़ा। एक सैनिक को जिसका खून चढ़ा वो था व्यापारी। दुश्मनों की गोलियां खत्म होते ही उसने उन्हें अपनी गोलियां ब्लैक में बेच दी सारी। इसके बावजूद पूरी घाटी दुश्मनों की लाशों में पटी थी, क्योंकि हमारे सैनिक ने जो गोलियां बेची वो सारी मिलावटी थी। वाह रे व्यापारी वाह, हर तरह से इजाफा ही इजाफा, जीत की जीत और मुनाफे का मुनाफा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई और क्या है ये बंकर। याद करो सन 71, जब हमने चमत्कार दिखाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अरे मूर्ख, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहाँ से हटाओ, किसी पेड़ से मोटी डंडी तोड़कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है। तुम्हें ना बंदूक चलानी आती है ना उसमें गोलियां भरनी आती हैं। कुछ दिन मेरे पास रेमेडियल क्लासेस पढ़ने आओ। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। ठीक होते ही वो फ्रंट की बजाय दिल्ली की ओर बढ़ गया। उसे फ्रंट का असली मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा यही है वो पोफर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अब इस चक्कर में क्या पड़ना है। फिर अफसर से बोला, अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर बोला द्रास। वो बोला मद्रास में जी, उत्तर भारत में कहीं से भी लड़ा लो। उस अफसर गुस्से से बोला, इसे सीधा टाइगर हिल चढ़ा दो। वो सरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। जैसे ही रास्ते में 2-4 सैनिक दिखे, वहीं रस्सी छोड़ दे और दोनों हाथ जोड़ के वोट मांगने लगे। खैर इसी दौरान ही खत्म हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहती हूँ कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सैनिक नेताओं का खून सैनिकों को नहीं, सैनिकों का खून नेताओं को मिल चढ़ जाए, ताकि नेताओं में भी सैनिकों भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो, कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना मिले, हर नेता देशभक्त हो। धन्यवाद। वाह, अत्यंत शानदार प्रस्तुति थी। जिस तरह फूलों की महक को चुराया नहीं जा सकता, सूरज की किरणों को छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारे इस कवि की हंसाने की कला को भुलाया नहीं जा सकता। तो अब मैं अपने हंसाने की कला में निपुण जागृति सदन से कक्षा 10वीं की छात्रा शरण्या बिष्ट को आमंत्रित करती हूँ, जिनकी कविता का विषय है आज का मानव। आज सुबह सुबह मैंने जो ही आईना देखा, मैं चकराया, मुंह से चीख निकली, मैं घबराया। अपनी दारुण दशा अब आपको क्या बताऊं। मेरा लाखों साल पुराना जंगली चेहरा मानो मेरे सामने आ खड़ा। विज्ञान का भूत चेतना के पीपल से उतरने लगा। मैंने कंगा फेंका, हाँ मैंने कंगा फेंका और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कमबख्त ये आईना भी कैसा था, लाखों साल पहले मैं ऐसा था। चेहरा इतना विकृत जैसे किसी रद्दी किताब का मुख पृष्ठ। दांत ऐसे जैसे कई इंक्रीमेंट रुके हुए। नाखून बहुत लंबे मगर अंदर की तरफ झुके हुए। कमर का घेरा अब आपको क्या बताएं। 6 हिंदी के टीचर आसानी से समा जाए। भय का एहसास मन को कसने लगता है। आदमी दहशत के मारे हंसने लगता है। मैंने भी ठहाका लगाया, मैंने भी ठहाका लगाया। मेरा जंगली चेहरा घुर्राया। अबे हंसता क्या है, कांच का सामान है,
टूट जाएगा। पानी का बुलबुला है, फूट जाएगा। और तेरी हंसी भी कितनी नकली है। बाहर से तू आदमी मगर अंदर से तू जंगली है। मेरा नंगा बदन तो हर पाप सह गया, पर तेरा इरादा तो गंगा के पानी को भी लजा दे। रूप के सौदागर तेरे पास रुपयों की थैली हो गई, सिर्फ इसीलिए तेरी गंगा विषैली हो गई। मैं लाख करता रहा मना, पर तू जंगली ही बना रहा। बुद्धि हैरान है, कोई अजूबा सा हो गया। यार, मां का दूध जहरीला तो नहीं था, फिर तू जहरीला कैसे हो गया? अंत में अगर तुझ में और मुझ में कुछ भी वास्ता है तो मेरी अपील मत ठुकराना। भविष्य में यदि बम बनाना तो उसमें किसी मासूम बच्चे का धड़कता दिल जरूर रख देना, ताकि मुस्कानों का भविष्य अंधकार में जीता रहे। और मनुष्य के हाथ में बम नहीं, शांति की गीता रहे। धन्यवाद। सच में हमारे सभी ने क्या खूब हंसाया। अब मैं इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी प्रेरणा सदन से कक्षा 10वीं की छात्रा सुच्ची जाना को आमंत्रित करती हूँ, जिनकी कविता का विषय है क्या सोचा क्या हुआ। मैं हिंदी का अदना कवि हूँ, कलम घिसी है, गीत रचे हैं, व्यंग्य और उपहास भी किए हैं, बहुत छपे हैं, बहुत बचे हैं। मैंने भी सपने देखे थे, स्वतंत्र से स्वर्ग मिलेगा, मुरझाए जन मन मानस में प्रसन्नता का कलम खिलेगा। इसलिए ही मैंने लाठी खाई, हाँ, इसलिए ही मैंने लाठी खाई, घर जमीन पे फिसल गई थी, घोड़ों की गोलियां बगल से सनसन करती निकल गई थी। स्वतंत्रता के आते ही नेताओं की जय भोले थे, अरे भाई नेताओं की जय भोले थे। लाखों जन ऐसे भी निकले जो कि सुबह से शाम हो गए, जिनके घर नीलाम हो गए, सर भी कल्ले आम हो गए, सर भी कल्ले आम। और हजारों ऐसे भी थे जो अपनापन भूल गए थे, हंसते हंसते कोड़े खाए फिर फांसी पर झूल गए थे। जो जंगल जंगल भटके थे, छिपे छिपे सब कुछ करते थे, आजादी की आग लगी थी और मारकर ही मरते थे। कुछ उनमें फाका नशीन थे, जिंदा रहने की मशीन थे, झंडे पर कुर्बान हो गए, भारत माँ की शान हो गए, भारत माँ की शान हो गए। जिनके लिए जेल मंदिर था, सदा पैर उसके अंदर था, पराधीनता ही डायन थी, हर गोरा उनको बंदर था, हर गोरा उनको बंदर था। जो सिर का सौदा करते थे, नाम सुना दुश्मन डरते थे, कुछ होली कुछ ईद हो गए, लाखों वीर शहीद हो गए, लाखों वीर शहीद हो गए। मेरी तरह सभी ने यारो रात रात सपने बोए थे, भारत माँ की दीन दिशा पर जार जार हम सब रोए थे। सिर्फ इसीलिए अपना भारत फिर से शोषणहीन हो सके, मिटे विषमता सर्वक्षमता, जनगण स्वस्थ अधीन हो सके। अरे उन्हें क्या पता ये स्वतंत्रता कुछ वर्षों में ऐसी होगी, पुलिस और भी जालिम होगी, सत्ता बन जाएगी रोगी, जनता द्वारा चुनकर नेता फिर से भोगी बन जाएंगे, अफसर लोभी हो जाएंगे, ढोंगी योगी बन जाएंगे, ढोंगी योगी बन जाएंगे। राजा अंधा हो जाएगा तो रानी भी अंधी हो जाएगी, अंधे राय बहादुर होंगे, अंधे बन जाएंगे ज्ञानी, अंधे बन जाएंगे ज्ञानी। अंधी पुलिस प्रशासन अंधा, अंधे वोटर अंधा चंदा, अंधों की दुनिया में यारो अब अंधों की ही कीमत है। अंधे लोग रेवड़ी बांटे, अंधों का ही अब बहुमत है। क्यों करते आश्रय कमाई, अंधे है सब जोड़ रहे हैं, जिसकी जहां आंख खुलती उसकी मिलकर फोड़ रहे हैं, उसकी मिलकर फोड़ रहे हैं। ये विकास है
ये प्रगति है। अरे भाई ये विकास है, ये प्रगति है, ये योजना का वितान है। सबको वंदा करते जाओ, स्वतंत्रता का नवविहान है, स्वतंत्रता का नवविहान है। धन्यवाद। वाह, अत्यंत शानदार प्रस्तुति थी। तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो बस इनकी चलती है। इन्हें देखकर आप सब भी यही कहेंगे कि ऐसे कवियों से ही रंगमंच की शोभा चमकती है। तो अब इस रंगमंच की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं निर्माण सदन से कक्षा 11वीं की छात्रा इशिता यादव को, जिनकी कविता का विषय है आराम करो। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बार मेरी मुलाकात एक आलसी राम से हो गई। आश्चर्य की बात, वे बहुत अच्छे कवि भी थे। मैंने उनकी इस तरक्की और कामयाबी के पीछे का राज पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी सलाह दी। तो प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने उनकी कुछ पंक्तियां। आराम करो, आराम करो। एक मित्र से मैं बोला, लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो? इस तेज छटांग के राशन में भी धुंध बढ़ाए जाते हो। क्या रखा मांस बढ़ाने में, क्या रखा मांस बढ़ाने में? थोड़ा तो अक्ल से काम करो। इतना बढ़िया मौका है, मर मिटो, जगत में नाम करो। हम बोले, रहने दो लेक्चर, मुझको मत बदनाम करो। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो। आराम ही सही जिंदगी है, इससे ना कोई हाजमा होता है। आराम ही बॉर्नविटा का एक घूंट जिससे तन मोटा होता है। आराम शब्द में राम छिपे है, लेटे लेटे ही जब होता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो अपने आप ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे हिसाब से काम करो। ये जीवन जवानी कुछ दिन की, आराम करो, आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम बवाल करो। अपने घर में ही बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा है, जो रखा बात बनाने में। जो गप लगाने में रस है, वे कभी न था किसी मेहनत में। तुम मुझसे पूछो, मैं बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। तनावी जीवन में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। मैं यही सोचकर पास करके कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही घर आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके चुपके सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा है, सच्चे योगी जो होते हैं वे कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री के सोते हैं। मखमली चादर और खाट पे जो पड़ते ही आनंद आता है, वह 7 स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। जब सुख की निंदा मुलायम तकिया इस सर के नीचे आती है तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं रेल ट्रेन बन जाता हूँ, बुद्धि भी छुक छुक करने लगती है। भावों का रस आ जाता है, कविता तब उमड़ती बढ़ती है। मैं औरों की तो नहीं बात पहले अपनी ही कर लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर भूतों को ऊंटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिए पर गीत फूटते हैं। छत की कणियां गिनते गिनते छंदों के बांध टूटते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। क्या रखा कुछ करने में, आराम करो बस आराम करो। मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो बस आराम करो। आशा है कि आप भी उनकी सलाह मानेंगे और आराम करेंगे और आराम से सबको रहने देंगे। धन्यवाद। सच में इनकी प्रस्तुति ने तो इस कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद ही लगा दिए। ना तो ये कवि हैं, ना ही कविता बनाते हैं, ना तो ये कवि हैं, ना ही कविता बनाते हैं, बस अपनी हास्य कला से तूफान मचाते हैं। अब मंच पर तूफान मचाने आ रहे हैं प्रगति सदन से कक्षा 11वीं की छात्रा अक्कू मित्तल, जिनकी कविता का विषय है 50 के 5। सड़क पर, चौराहे पर या लाल बत्ती पर खड़े रहे गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। पर धन्य है हास्य कवि अशोक चक्रधर जी भी, जो समाज की इस बेबसी पर भी कविता कहे जाते हैं। नमस्कार, मैं अक्कू मित्तल, प्रगति सदन की प्रतिभागी, आप सभी के सामने भारत की इसी समस्या को
एक कविता के रूप में सुनाने जा रही हूँ। Am I audible? You're audible, beta. You're not visible. Appu, switch on the cameras. Ma'am, now am I visible? No, beta. Switch on your camera, beta. Ma'am, now? Not now. हम बाद में मिलेंगे। Ma'am, now am I visible? No, beta, you're not visible. Okay, ma'am. Kavita, ma'am. Appu, switch on your camera, beta. Ma'am, I have switched my camera on. Ma'am, am I visible? No, beta. No. Okay, ma'am, I will try once again. Sir, you She's unmuted. facing some internet issues. Let her start. Okay. Let her continue without the camera on. You can go ahead. Appu. ये ओके मैम, ओके सर। सड़क पर, चौराहे पर या लाल बत्ती पर खड़े गरीब लोग दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं, पर धन्य है हास्य कवि अशोक चक्रधर जी भी, जो समाज की इस बेबसी पर भी कविता कह जाते हैं। नमस्कार, मैं अक्कू मित्तल, प्रगति सदन की प्रतिभागी, आप सभी के सामने भारत की इसी समस्या को एक कविता के रूप में सुनाने जा रही हूँ। चौराहे पर हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटके के हत्ती, जैसे ही कार का शीशा खोला 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगी तो वो तो हाथ ही अंदर बढ़ाने लगा, बोला ले लो बहन जी, चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, काम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में है, ऐसा नहीं मिला मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का सिर्फ 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्तों में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात तो इसकी 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कमाने का कोई नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोली अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गए हैं भैया कि माल की कीमत 49 रुपया, 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिक ई तो बतावा, का हम कुछ और नहीं पूछ सकत है मुंह के अलावा। वह बोला बहन जी, मुंह आँख कान नाक कुछ भी पूछो, पर सवाल मत पूछो। मैं बोली कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई सामान खरीदेगा तो सवाल क्यों नहीं पूछेगा। अच्छा बताओ, क्या इनसे पूछा जा सकता है पसीना? उसने अपना हाथ झटके से बाहर निकाला और तान कर सीना बोला, बहन जी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं पसीना साफ करना, इनसे पोंछी जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पोंछी जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पोंछे जाते हैं हाथ चॉकलेट के, इनसे पोंछे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। खैर कुछ लिया न दिया, बेकार ही मेरा टाइम खराब कर दिया। बहन जी लगता है आप वाकिफ नहीं हैं, हिंदुस्तान की जमीन से यहाँ पसीना पोंछा जाता है अपने ही आस्तीन से। 50 रुपए के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा, उसके लिए तो सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। सुन लो मेरी बात, सॉल है आने सही है, सुन लो मेरी बात, सॉल है आने सही है, पसीने की महक से ज्यादा बढ़िया महक इस धरती पर नहीं है। तुम करते बात पसीने की, कुछ जुगत करो जीने की, तुम करते बात पसीने की, कुछ जुगत करो जीने की। 15 दिवस जलावास चूल्हा, मेहनत हुई महीने की, सूरज आया सुखा ना पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल लगीने की, तुम करते बात पसीने की, कुछ जुगत करो जीने की, कुछ जुगत करो जीने की। इतना कहकर उसने जो मुझे घूरा, मैं तो हिल ही गई पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से, उसके ही सामने पहुंच डाले अपने ही कुर्ते के आस्तीन से। कुछ समय बाद एहसास हुआ, अरे ये तो मुझ मस्करे के साथ मस्करी हो गई। वह बोला बहन जी गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहूंगी, जो हो जाता है गुजर जाता है,
काले घोटाले को, सौम्य छवि वाले को, सदाचारी जीवन को, जीवन पर ताले को, ताप के प्रताप को, ताप के प्रताप से दमकते हुए आपको पहुंचाती हूँ अपने दिल की कहर से उठवाई हुई दिव्य शब्दों की पालकी। शुभकामनाएं देश को। धन्यवाद। वाह, आपकी प्रस्तुति ने तो क्या खूब तूफान मचाया। हंसने और हंसाने का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होता। अब जरा संभल कर बैठिए, कुर्सी की पेटी थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके समक्ष आ रहे हैं जागृति सदन से कक्षा 11वीं की छात्रा महक त्रिपाठी, जिनकी कविता का विषय है साधु, शैतान और टीवी। नमस्कार। दया धर्म अपना ले तू बंदे, दया धर्म अपना ले तू बंदे, झूठ पाप का प्यार, इंटरनेट का छोड़कर राह, अपना ले तू बैरा, अपना ले तू बैरा। चलिए सुनते हैं ऐसी ही एक बात। शैतान ने दी साधु के आश्रम पर दस्तक, शैतान ने दी साधु के आश्रम पर दस्तक और कहा, महाराज क्या ध्यान लगाते हो, भगवान के दिए शरीर को क्यों सुखाते हो? लो लाया हूँ टीवी, मजे से देखो, लो लाया हूँ टीवी, मजे से देखो, कभी गाने तो कभी नृत्य देखो। इस दुनिया को भगवान ने बनाया, इस दुनिया को भगवान ने बनाया, चलाता तो मैं हूँ, इस सच से भला मुंह क्यों छुपाते हो? साधु ने नहीं सुनी, साधु ने नहीं सुनी, शैतान चला गया, पर कभी फ्रिज तो कभी एसी ले आया। पर हाँ, साधु ने कभी उस पर अपना मन नहीं ललचाया। एक दिन शैतान लाया कंप्यूटर, एक दिन शैतान लाया कंप्यूटर और बोला, महाराज यह तो काम की चीज है, इसे ही रख लो, अपने ध्यान और योग का काम इसमें ही दर्ज कर लो, लोगों के बहुत काम आएगा, लोगों के बहुत काम आएगा, और आपको कुछ देने की मेरी इच्छा भी पूर्ण होगी। आपका परोपकार का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपका परोपकार का भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मेरा विचार सत्य है, मेरा विचार सत्य है, इसमें नहीं मेरी कोई माया। साधु ने इनकार करते हुए कहा, साधु ने इनकार करते हुए कहा, मैं तुझे जानता हूँ। कल तू इंटरनेट कनेक्शन ले आएगा और फिर किसी सुंदरी से चैट करने को उकसाएगा, इंटरनेट के झांसे में उलझाएगा, इंटरनेट के झांसे में उलझाएगा, रात और दिन का भेद भी बुलवाएगा, और तो और मेरा खाना पानी भी छुड़वाएगा, फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल करवाएगा। अरे लाइक के झमेले में मुझे फंसाएगा, अरे लाइक के झमेले में मुझे फंसाएगा। मैं जानता हूँ तेरी माया, मैं जानता हूँ तेरी माया, तभी तो तूने कहा था इस दुनिया को भगवान ने बनाया, चलाता तो मैं हूँ, और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता तो मैं हूँ। शैतान एकदम उनके पाँव में गिर गया, शैतान एकदम उनके पाँव में गिर गया और बोला, महाराज वाकई आप ज्ञानी और ध्यानी हो, महाराज वाकई आप ज्ञानी और ध्यानी हो, मैं यही करने वाला था, लेकिन सबसे बड़ा वाईफाई तो आपके पास है, सबसे बड़ा वाईफाई तो आपके पास है, जिसने आपका डायरेक्ट कनेक्शन सच्चाई से करवाया, ये मोह माया के जाल से आपको बचाया। मैं इसलिए आपको कभी नहीं जीत पाया, मैं इसलिए आपको कभी नहीं जीत पाया। साधु उसकी बात सुनकर केवल मुस्कुराया, केवल मुस्कुराया। धन्यवाद। इस प्रस्तुति ने तो हम सबके मन पर कभी ना भुलाई जाने वाली छाप छोड़ी। किसी ने सही कहा है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब आप मुस्कुराते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब कोई आपकी वजह से मुस्कुराता है तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो अब हमारी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए आमंत्रित करते हैं प्रेरणा सदन से कक्षा 11 के छात्र हर्षवर्धन सिंह को, जिनकी कविता का विषय है जय बोलो बेईमान की। मैंने एक गंजा देखा, मैंने एक गंजा देखा सामने से खड़ा हुआ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बात सुनो, बहुत तो बड़ी ये है कि मैंने उसकी जेब में कंगा देखा। बजाओ ताली, बजाओ। इसी के साथ मैं अपना परिचय देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। विशेषतः मेरे प्रतिद्वंदियों को समर्पित है मेरी ये पंक्तियां, जरा गौर फरमाइएगा। इस प्रतियोगिता में मुझसे आगे न निकल पाओगे, चाहे कर लो जितने जतन,
मुझसे आगे न निकल पाओगे चाहे कर लो जितने जतन, क्योंकि मैं हूं हर्षवर्धन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए चलते हैं कविता की तरफ। मन मैला तन उजरा, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के घर पंडित वाचे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। प्रजातंत्र के पेड़ पर कौवा करे किलोल, टेप रिकॉर्डर में भरे चमकादर के बोल, नित्य नई योजना बन रही जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। महंगाई ने कर दिए राशन कार्ड फेल, पंख लगाकर उड़ गए चीनी मिट्टी तेल। क्यों में धक्का मार किवाड़े बंद हुई दुकान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। तार तार संचार का प्रगति कर रहा काम, कछुआ की गति चल रहे लेटर टेलीग्राफ। थोड़े पुराने समय की बात है। डाक तार संचार का प्रगति कर रहा काम, कछुआ की गति चल रहे लेटर टेलीग्राफ। धीरे काम करो तब होगी उन्नति हिंदुस्तान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। चेक कैश कर बैंक से लाया ठेकेदार, चेक कैश कर बैंक से लाया ठेकेदार, आज बनाया पुल नया कल पड़ गई दरार। बाकी झांकी कर लो काकी 5 ईयर के प्लान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। वेतन लेने को खड़े प्रोफेसर जगदीश, 600 पर दस्तखत किए मिले 420, मन ही मन कर रहे कल्पना शेष रकम के दान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। अब आखिर की कुछ पंक्तियां बहुत ही व्यथित लेकिन कठोर सत्य। बेकारियों भुखमरी महंगाई घन घोर, बेकारियों भुखमरी महंगाई घन घोर, घिसे पिटे ये शब्द हैं, बंद कीजिए शोर। अभी जरूरत है जनता के त्याग और बलिदान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। धन्यवाद। सच में अत्यंत शानदार प्रस्तुति थी। ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं। इनके होते हुए हंसी को रोक ले, ये किसी में दम नहीं। इससे पहले आपकी हंसी रुके, हम आमंत्रित करते हैं निर्माण सदन से कक्षा 12वीं की छात्रा निलशा दीक्षित को, जिनकी कविता का विषय है रात के 8। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले 8 बजे का कोई महत्व ही ना था। नोटबंदी से लेकर तालाबंदी तक मंत्री जी ने इसे नई ऊंचाइयां दी। मैंने एक भक्त से 8 बजे का रहस्य पूछा। वह कुटिलता के साथ मुस्कुराया और बोला, मंत्री जी जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। 8 की विशेषता यह है कि जब इसे सत्ता, माफ कीजिएगा मेरा मतलब 7 से गुना करो तो जोड़ 56 आता है। तो इसी विषय में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 8 रोज रात बजते हैं। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। ऐसा कर्फ्यू हमने कभी ना सुना ना देखा। सड़कें खाली, दुकानें सब बंद, सड़कों पर अब कुत्ते परेशान, ना कोई आदम ना कोई वाहन। उनकी मनस्थिति बस मैंने समझी, कहाँ गए सारे इंसान। शाम को फिर शोर शराबा धूम धड़ाका, जोर से बज रही थी थाली और ताली। फिर घबराए सारे कुत्ते, सोचे अब किसकी है शादी। फिर एक बार हुआ सन्नाटा, कुत्ते हो गए फिर हैरान, कहाँ गए सारे इंसान। फिर 8 बजे आए मंत्री जी एक बार और घोषित कर गए 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। अब शुरू हुई हमारी असली परीक्षा। भारतीय आदमी सिर्फ काम के समय ही खाली बैठता है। खाली समय हो तो उसको होते 50 तरह के काम। तरह तरह के टिकटॉक और चुटकुले जन्म लेने लगे। कोरोना को लेकर नए ज्ञान प्राग और अजीबोगरीब गीत भी जन्म लेने लगे। और कुछ रचनात्मक लोग बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगे। कभी फेसबुक पर लाइव आकर
स्वस्थ लोगों को भी बीमार करने लगे। सामान्य आदमी झाड़ू पोछा बर्तन मांजकर जब टीवी की कैटरीना को बर्तन धोते देखता तो उसकी सारी थकान और परेशानी दूर हो जाती। घर पर गृहिणी बनाए नए नए पकवान और न्यूज चैनल भी सारे अपने अपने काम में लग जाते। अमेरिका में इतने मरे, स्पेन में इतने, फ्रांस में इतने मरे और भारत में सिर्फ इतने। समझ नहीं आता था कि सूचना मिल रही है या लानत। व्हाट्सएप और फेसबुक पर इतना ज्ञान बट रहा था कि कोरोना भी बढ़ता तो उसे भी जुकाम हो जाता। काढ़ा, प्याज, गौमूत्र पीने तक की शिक्षा दी जा रही थी। जिन्हें 2 रोटी को लाने पड़े थे उन्हें भी च्यवनप्राश की नसीहत दी जा रही थी। धीरे धीरे देश बिग बॉस के घर में बदल रहा था। नए नए टास्क देश की जनता को दिए जा रहे थे। डॉक्टर, नर्स और पुलिस का काम दुगना हो गया था। जिनको बचाना था उनसे बचना भी तो था। भाई जो भी कहो, चाहे मानो या ना मानो, सही आज तो हम बच्चों ने की। घर पर बैठे स्कूल चला, बैठे बैठे परीक्षाएं भी हो गई और फिर जैसे तैसे पास भी हो गए। आगे पिछले सब ये सोचे काश हमारे कर्म भी होते कुछ ऐसे। चलो जो वक्त गया सो गया, हालत में चाहे ना कुछ सुधार। जाते जाते फिर एक बात, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मंत्री जी की हर बात को माने क्योंकि रात के 8 हर रोज बजते हैं। धन्यवाद। सच में हंसी तो रुक ही नहीं रही। निलिशा, इस प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र में कम यह कवि ज्यादा है, उम्र में कम यह कवि ज्यादा है, आपको लोट पोट ना कर दे तो यह हमारा वादा है। आप सभी को हंसाने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रगति सदन से कक्षा 12वीं की छात्रा श्रेया सहगल को, जिनकी कविता का विषय है तमाशा। सुप्रभात। आज मैं श्रेया सहगल प्रगति सदन की प्रतिभागी इस हास्य व्यंग प्रतियोगिता के अवसर पर आप सभी को कोई कविता नहीं सुनाऊंगी, एक तमाशा दिखाऊंगी और आपके सामने एक मजमा लगाऊंगी। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? आपने हाँ कहा, बहुत अच्छा किया। आप अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। देखिए मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब है। देखिए क्या कहा, कहाँ है? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों, कल्पना की पांखों से देखिए। यहाँ है। क्या कहा? उंगलियां हैं? नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब है। इन्हें उंगलियां मत कहिए। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहिए। अब बताइए ये क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब है। वेरी गुड, शुक्रिया। आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया। अब बताइए इनमें क्या है? बताइए बताइए। अरे क्या हो गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता। आपके भोलेपन में भी अधिकता है। खैर छोड़िए, मैं ही बताती हूँ। इनमें खून है, पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। अब इनमें फर्क बताइए, बताइए बताइए। फर्क है, जरूर इनमें फर्क है, तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता है, उबलता है, धधकता है, सड़कों पर बहता है। पहचान बताइए, कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान, बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से हटाएंगे, नमूने ले जाएंगे। लेकिन ये बताना क्या उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? जाति की पहचान बताने वाले कोई माइक्रोस्कोप है? लेकिन मुझे तो आपसे होप है। अब मैं इन परखनलियों को स्टोव पर रखती हूँ। उबाल आएगा, खून खौलेगा, बवाल आएगा। अगर ये टेस्ट ट्यूब फ्रिज में रखूं तो खून जम जाएगा। सीख डालकर निकालूं तो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे आइसक्रीम? बताइए।
मुझे मालूम है आप नहीं खा सकते क्योंकि इंसान हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ दरिंदे हैं जिनके बस खून के ही धंधे हैं। वो खाते हैं ये आइसक्रीम, बड़े मजे से खाते हैं और आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। खैर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए, अंतर क्या है अपना तर्क बताइए। जिससे पूछो यही कहता है कि सबके अंदर वही लाल रंग बहता है, और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों पर बहता हो, रगों में रहता हो या सड़कों पर बहता हो, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है। धन्यवाद। इस प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रतिभागी जागृति सदन से कक्षा 12वीं के छात्र रोहित मित्रा बरुआ को आमंत्रित करते हैं, जिनकी कविता का विषय है भ्रष्टाचार। नमस्कार। हमारे लाख मना करने पर भी, हमारे लाख मना करने पर भी हमारे घर के चक्कर काटता हुआ मिल गया भ्रष्टाचार। हमने डांटा, नहीं मानोगे यार, तो बोला चलिए आपने हमें यार तो कहा, अब आगे का काम हम संभाल लेंगे, आप हमको पाल लीजिए, आपके बाल बच्चों को हम पाल लेंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार जी सुनिए, किसी नेता या अफसर के बच्चे को संभालना और बात है, इंसान का बच्चा है, आसान नहीं है। तो बोला जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता ना, वह इंसान नहीं है, और मैं तो आज का वक्त हूँ, कलयुग के धमनियों में बहता हुआ रक्त हूँ, बहता हुआ रक्त हूँ। मैं जिसके साथ हूँ वह कोई भी कानून तोड़ सकता है, अदालत की कुर्सी का चेहरा वह जब चाहे मोड़ सकता है, जब चाहे मोड़ सकता है, जब चाहे मोड़ सकता है। उसके हाथ में चांदी का जूता है, उसके हाथ में चांदी का जूता है, जिसके सर पे पड़ता है ना वही चिल्लाता है वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। इसलिए कहता हूँ भैया कि हमारे साथ हो लो और बहती गंगा में हाथ धो लो। हमको आया गुस्सा, हमने कहा गटर को गंगा कह दो। अरे ये तो आज की वक्त की बात है, जो भारतवर्ष में रह रहे हो, भारतवर्ष में रह रहे हो। तो बोला भ्रष्टाचार और भारत की राशि ना एक ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी ही देख रेख है, राजनीति हमारी प्रेमिका और पार्टी औलाद है, आजादी हमारी आया और नेता हमारा दामाद है। मैंने कहा भ्रष्टाचार जी सही कहते हो, मगर याद रखना दामादों का भविष्य काला है, तूफान कभी भी आने वाला है। अंत में भ्रष्टाचार ने बोला तूफान आए चाहे आंधी आए, अपना तो एक ही नारा है, भरो तिजोरी चांदी की और जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। धन्यवाद। वाह क्या शानदार प्रस्तुति थी। पढ़ने लिखने का अपना अलग ही मजा है, पढ़ने लिखने का अपना अलग ही मजा है। रोजगार ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाए, यह एक सजा है, और इस सजा को आसानी से हंसी में जो बदल दे वो हास्य कला है। अपनी इसी हास्य कला को बिखेरने के लिए आमंत्रित करते हैं प्रेरणा सदन से कक्षा 12वीं के छात्र शिवम पोखरियाल को, जिनकी कविता का विषय है बेरोजगारी कटे हाथ। नमस्कार, आज मैं शिवम पोखरियाल आप सभी के समक्ष एक हास्य व्यंग कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बेरोजगारी कटे हाथ, जो कुछ इस प्रकार है। बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा और सहसा थानेदार को सामने पाकर सल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा, सल्यूट के झटके में पोटली भिंज गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, ये पोटली में से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार कर ला रहा है? सिपाही बोला, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली और उसे देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली, क्योंकि उस पोटली में से निकले किसी नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार घबरा गया, बोला, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है?
सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस? अरे तो यहाँ क्यों लाया है? 20% हिस्सा ले आया, बाकी का हिस्सा कहाँ छोड़ आया है? सिपाही बोला, माए बाप, ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि बाकी का हिस्सा तो अभी जिंदा है। पूरा हिस्सा होता तो यहाँ थोड़ी ना लाता, वहीं पर उसका पंचनामा ना बनाता। लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, वो तो अपने दोनों हाथ कटवा के खड़ा हो गया। रेल गुजरी तो मैं दौड़ा, वो तो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देख मुस्कुराने लगा और अपनी ठूंठ बाहें हिला हिलाकर कहने लगा, ले जा ये फालतू है, बेकार है। अरे ले जा ये फालतू है, बेकार है। और बता कहाँ पत्रकार है? मैं बताऊंगा कि काट दिए, क्योंकि मैंने झेला भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए कुछ दूं कि 15 वर्षों से इन हाथों को रोजी रोटी की तलाश है। यहाँ आज आदमी जिंदा है और ये उसके तलाश की लाश है। अरे ले जा, मैं तो कटवा कर भी जिंदा हूँ, तू क्यों मर गया? हुजूर इतना सुनकर तो मैं डर गया, जिन है या भूत, मैंने किसी तरह खुद को साधा, हाथों को पोटली में बांधा और झट से यहाँ लाया। हुजूर अब मुझे और ना भेजें और आप ही इन हाथों को सहेजे। थानेदार घबरा गया, दोनों हाथों को देख उसका सर चकरा गया और बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, वहां लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीड़ फाड़ कर इनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद न जाने आगे क्या हुआ, पर इस घटना ने दिल को छुआ। अरे आज एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने दोनों हाथों को खो दिया और अखबार में ये खबर पढ़ के मैं रो दिया। सच कहता हूँ, एक दक्षिणी युवक के बारे में खबर पढ़ के मैं रो दिया और सोचने लगा कि ये खबर पढ़ के हमारे देश के बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गल गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। अरे वो उगता गया अपनी ही झूठी बातों और झूठे वादों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन्हीं 2 हाथों से। वह इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, इन्हीं हाथों में बंदूक थामकर अपने देश को सुरक्षा दिला सकता था, इन्हीं हाथों से वो सड़क बना सकता था और तो और इन्हीं हाथों से वह ह से हाथ लिखकर अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकता था। लेकिन तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, पर तू कायर नहीं है। तू कायर नहीं है, कायर तब होता जब समूचा कट जाता और तू इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता। अरे सरदार भगत सिंह ने इस देश में गुलामी है इसलिए पर्चे बांटे और तूने इस देश में बेरोजगारी है अपने हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात बोलूं इतना तो मुझे भ्रम नहीं, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं, तू किसी शहीद से कम नहीं, तू किसी शहीद से कम नहीं। धन्यवाद। बेरोजगारी का तो पता नहीं, परंतु यह प्रस्तुति देखकर जिंदगी के मुश्किल पलों को खुशनुमा जरूर बनाया जा सकता है। अब हम अंतरसदनीय हिंदी हास्य कविता प्रतियोगिता की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। आज की इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी प्रतिद्वंदी एक से बढ़कर एक थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगिता में विजेता की घोषणा करना अनिवार्य है, परंतु यह भी सत्य है कि यह कार्यभार अत्यंत मुश्किल है कि कौन सा प्रतिभागी उत्तम रहा। तो अब मैं अपने प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे परिणाम घोषित करें और साथ ही साथ अपने आशीर्वचनों द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सरीना। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और इस शुभ वेला पे जहां हम आज इंटर हाउस कंपटीशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हिंदी पोएट्री रेसिटेशन कंपटीशन है, जिसमें हमारे 9 to 12 के सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा एक प्रयास आप सभी की तरफ से, और कुछ कविताएं तो इतनी लाजवाब थीं कि जिनको सुनने के बाद हंसी रुकी नहीं रही थी। और मुझे लगता है कि जब भी इस तरीके का कोई हास्य व्यंग कविता की प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि हमने अपना विषय वस्तु क्या चुना है, हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, हम किस विषय पर बोलने वाले हैं। और मुझे लगता है आज का जजमेंट अभी कविता मैम और मेरा, हम स्कोर्स टैली कर रहे थे, वर्चुअली सारा काम हो रहा है तो हम लोग टैली कर रहे थे। मैंने ऑब्जर्व किया कि हम दोनों की ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो स्कोर्स हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, जो मैंने स्कोर्स दिए हैं और जो मैम ने स्कोर्स दिए हैं, वो मोर और लेस इक्वल स्कोर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
और उसमें सबसे बड़ा कारण जो है मुझे लगता है वो विषय वस्तु की वजह से सारा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे आपका प्रस्तुतिकरण की बात करें, चाहे आपके उच्चारण की बात करें, चाहे आपके आत्मविश्वास की बात करें, अगर विषय वस्तु बढ़िया नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है आप मार्क्स उसमें लूज कर जाएंगे। और शायद आज की प्रतियोगिता में भी जो डिसाइडिंग फैक्टर रहा है वो विषय वस्तु ही रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स का विषय वस्तु बहुत ही उम्दा था, उनके टीचर्स ने जो है बहुत अच्छे तरीके से उस विषय वस्तु पे उन बच्चों के साथ काम किया। और जब हम इस तरीके की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया ये कंपटीशन प्रेरणा हाउस ने, तो इसका सबसे बड़ा एक कारण जो है हम चाहें एज अ स्कूल, आपके जितने भी हाउसेज हैं, जितने साधन हैं, वो चाहते तो इन कॉम्पिटिशंस को इग्नोर भी किया जा सकता है, हम ना भी करवाएं तो भी चलेगा, काम तो चल ही रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम करना, ये एक प्रतियोगिता को यहाँ में बच्चों को आमंत्रित करना और ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म देना, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि हम दूसरों को सुन पाएं, हम जान पाएं कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं और आप किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा कक्षा 10वीं और 12वीं की जितने भी छात्राएं थे जो वार्षिक सत्र 2020-21 में एग्जाम देने थे, जिन्होंने सीबीएसई के, वो एग्जाम नहीं हो पाए। उनमें से कुछ बच्चे आज यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं क्लास 11th के, तो आप लोगों के एग्जाम्स नहीं हुए। तो अल्टीमेटली जो है सीबीएसई ने ये डिक्लेयर किया कि बच्चों के सभी स्कोर्स जो हैं वो स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं लगाएं, और बच्चों ने जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट किया और उन क्लासेस में अपना योगदान दिया, उनके बेसिस पर सभी बच्चों को मार्क्स मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पिछले पूरे इस वर्ष में जिस तरीके से आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोग ना सिर्फ एक एकेडमिक ग्रोथ बट ओवरऑल ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ जिसे कहते हैं, उसके लिए आप लोगों को हर समय टीचर्स ने आगे बढ़ के आप लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे नहीं आना चाहते हैं, जो सोचते हैं ये सब करने से क्या मेरे को फायदा होगा। तो मैं रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले सिर्फ जो छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, बेटा सुबह मॉर्निंग असेंबली हो रही है, वर्चुअल मॉर्निंग असेंबली हो रही है, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक सेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, एक थीम दिया जाता है, उस पर आप लोग तैयारी करते हैं, सामने आते हैं। आज ये कंपटीशन हुआ, नेक्स्ट वीक 6 to 8 के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल्स ने बहुत सारे वेबिनार किए, हम लोग दूसरे लोगों को सुनते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म्स क्यों क्रिएट किए हैं, हमें इन सब चीज़ों की आज स्कूल में रिक्वायरमेंट क्या है, हम इन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हैं एज अ स्कूल, एज टीचर्स, कि हम बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दे पाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों को ये समझना जरूरी है। आपके पेरेंट्स आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, पापा गए ऑफिस, मम्मी गई ऑफिस, घर के काम भी संभालने हैं, बाजार से सब्जियां भी लानी है, दूध भी लाने हैं। लेकिन अगर आप बच्चे इस चीज को समझ पाएंगे कि क्यों आपके लिए वर्चुअल क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, क्यों आज यहाँ पर इंटर हाउस इवेंट है क्लास 9 to 12 का, और मेरे ख्याल से 9 to 12 में हमारे पास मोर देन 800 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग करंटली इन दिस सेशन 21-22। बट यहाँ पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम जो टच किया आज, अटेंडीज जो थे वो शायद 350 के आसपास पार्टिसिपेंट्स रहे। क्यों पार्टिसिपेशन लेवल सिर्फ 50% है? क्यों हर किसी को नहीं लगता कि हम दूसरों को भी सुने? अगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मेरे को दूसरे को सुनना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। क्योंकि बेटा आप समझिए बात को कि हम जब दूसरों को देखते हैं और दूसरों को सुनते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, हम उससे भी कुछ सीखने को मिलता है और हम उसको ट्राई करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी क्लास के अंदर। आज यहाँ पे जिस तरीके से हर्षवर्धन ने, नीलशा ने जिस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपनी पोएट्री प्रेजेंट करी है, महक ने जिस तरह से प्रेजेंट करी है, मुझे लगता है ये सभी बच्चों को जो है ना तारीफ के पात्र हैं। और आप लोगों को, मतलब हर्षवर्धन को मेरे को लगता है मैंने शायद फर्स्ट टाइम सुना है इस तरीके से किसी मंच पर। तो बेटा आप अब क्लास 11th में आ गए हो और अभी तक आप लोगों को मौका नहीं मिला था, पर आपने इस मंच का जो है पूरा अच्छे से उपयोग किया है, ये आपकी तारीफ है इस चीज में। प्राइज आए नहीं आए, कंपटीशन जीते ना जीते बात की बात है, लेकिन 4 बच्चे क्लास 11th में 200 में से 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपने सदन को रिप्रेजेंट किया, और उन 4 बच्चों में आप अगर एक बच्चे हैं तो यानी कि आपका नाम तो रजिस्टर हो गया टीचर्स के माइंड में परमानेंटली। दे विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज यू, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग बात करते हैं आप लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस की, लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने आप लोगों को रिजल्ट दिया, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट भी किए, हाफ ईयरली भी हुआ, प्री बोर्ड भी हुआ, सारे एग्जामिनेशंस हुए, वी ट्राइड एवरीथिंग। लास्ट ईयर जब रिजल्ट दे दिया हम, क्योंकि
आई थिंक सीबीएसई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, हम लोग भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन इस साल जो है, साल के शुरू में ही मैं 9 to 12 की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि 9 to 12 की गाइडलाइन सीबीएसई से आती है, लेकिन टिल क्लास 8 इस साल हम लोगों ने अपनी कंप्लीट जो असेसमेंट पॉलिसी है उसको रिवैम्प कर दिया है, और उसमें हमने ये इंश्योर किया है कि 50% मार्क्स आप लोगों को आपके यूनिट टेस्ट, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जाम के बेसिस पर मिलेंगे, और बाकी के 50% मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे आप लोगों के क्लासरूम पार्टिसिपेशन की वजह से, जिसमें कि हम बात करते हैं आपका क्लास वर्क होमवर्क सबमिशन, जिसमें हम बात करते हैं क्लासरूम में टीचर ने ग्रुप डिस्कशन कराया, आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, जिसमें हम ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम वीडियो असाइनमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम क्विजेस की बात करेंगे, जिसमें 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे, ये और इस तरीके के बहुत सारे असेसमेंट्स आपके होंगे, इनफॉर्मल असेसमेंट्स, जो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि टीचर ने असेसमेंट कर लिया। लेकिन अगर आप क्लास में नहीं आएंगे, आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो अल्टीमेटली आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपके बाकी के फ्रेंड्स जो है वो बेनिफिट ले जाएंगे। तो अगर आप में से कुछ बच्चे जो है ये सोचते हैं कि प्रमोट तो हम नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, तो बेटा मैं भी कह रहा हूं प्रमोट तो आप सभी बच्चे हो जाएंगे। इतना विश्वास तो हमें आपके एज अ टीचर भी है कि आप सभी प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रमोट होना है? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ नेक्स्ट क्लास में जाना है? क्या इसीलिए हमारे पेरेंट्स ने हमारा एडमिशन क्लास स्कूल में कराया है, या इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव है? क्लास 12 के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आप देखिए, जिन्होंने सारा साल क्लासेस अटेंड नहीं की और जो है पार्टिसिपेट नहीं किया क्लास में, क्लास वर्क होमवर्क नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया। नाउ द स्कूल हैज टू गिव देम मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासरूम परफॉर्मेंस। हाउ डू यू थिंक द स्कूल कैन अवार्ड मार्क्स टू द चिल्ड्रन हु हैज नॉट पार्टिसिपेटेड? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं इस मंच का इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास नर्सरी टू 8 की, कि नर्सरी टू 8 में असेसमेंट इस तरीके से होगा, लेकिन ये सारी चीजें क्लास 9 to 12 में भी हो रही हैं। आप लोगों की टीचर्स भी क्लास असाइनमेंट्स ले रही हैं, क्लास वर्क होमवर्क आपको सबमिशन के लिए बोला जा रहा है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए, क्विजेस में पार्टिसिपेट कीजिए। बट क्या आप वो कर रहे हैं? क्या आप क्लासरूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये आप जानते हैं, ये आपके पेरेंट्स नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता, आपकी टीचर नहीं जानती। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्या आपके लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। और अगर आप विश्वास रखिए, अगर इस साल की तरह अगले साल भी इम्तिहान नहीं होते हैं, एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो जो परफॉर्मेंस होगा स्टूडेंट्स का वो यही 50 मार्क्स जो आपका रह जाएगा ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको कहा जाता है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जिसको कहा जाता है, उसी के बेसिस पर मार्क्स आप लोगों को अवार्ड होने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा एक एक एक्टिविटी जो टीचर करा रही है उसको सीरियसली लें। एनुअल साइंस एग्जीबिशन में अभी समय है, हम लोगों ने आप लोगों को डेट दी थी कि 19 जून तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दें। आप में से काफी सारे बच्चों ने अपनी टीचर्स को वो प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। मैं फिर दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम कितने स्किल्ड हैं। +2 करने के बाद मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं लीडरशिप रोल को एक्सेप्ट करने के लिए, क्या मैं बाहर इंडिपेंडेंटली 4 लोगों का जाके इंटरव्यू ले सकता हूं। स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया मास मीडिया, स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया ECCE, FMM, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने सारे स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। मैं कहां स्टैंड करता हूं? क्या मुझे उन सब्जेक्ट्स की अहमियत पता है? क्या मुझे पता है कि मैं उनसे मेरी स्किल्स कैसे इंप्रूव हो जाएंगी? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर वहां नहीं लिया है तो क्या मैं इस तरीके की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और ये इंश्योर कर रहा हूं कि मेरी अपनी जो प्रतिभा है उसका विकास हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये सिर्फ आपकी जनरेशन समझ सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट हो चुकी है, आप सभी बच्चों को इस चीज का ज्ञान है। अल्टीमेटली आगे के समय में स्कूल्स का जो बच्चों के जो एडमिशंस डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। अगर आप लोगों के कोई कजन्स हैं, आप उनसे पूछिए कि उनको MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद जब इंटरव्यूज होते हैं तो किन चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर बहुत अच्छे आ गए लेकिन बोलना ही नहीं आता, इंटरव्यू में बात ही करनी नहीं आती, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, तो इन चीजों का कितना प्रभाव है हमारे इंटरव्यू में, हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में? क्या हम उन चीजों का महत्व समझ रहे हैं? वो कैसे आप लोगों की चीजें विकसित होंगी,
वो विकसित होंगी ये स्कूल के माध्यम से। और कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को यहीं पर आना है, हर रोज मॉर्निंग असेंबली हो रही है, हर रोज। आज की अगर आप लोगों ने मॉर्निंग असेंबली देखी है तो आप तारीफ करोगे उन बच्चों की जिन बच्चों ने आज की मॉर्निंग असेंबली प्रेजेंट करी थी। आई थिंक क्लास 7th के स्टूडेंट्स थे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे बात कर रहे थे और बोल रहे थे, मजा आ गया उन बच्चों को देख के, दिल खुश हो जाता है, इतना गौरवान्वित महसूस होता है कि ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रस्तुति कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों के अंदर टैलेंट है और हम वो विश्वास रखते हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है, क्या उस चीज का विश्वास आपके पास है? क्या आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है? और है तो प्लीज अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, आगे बढ़िए और पार्टिसिपेट करिए। मेरी सिर्फ यही एक एडवाइस और सजेशन सभी बच्चों के लिए है। चलिए, आप लोगों का समय ज्यादा ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज बिफोर रिजल्ट डिक्लेरेशन, आई वुड रिक्वेस्ट हरप्रीत मैम इफ वी कैन पोस्ट द लिंक, जतिंदर मैम, हरप्रीत मैम इफ यू आर अराउंड, जो हमारा एक हमने पॉली क्रिएट किया है, पोल क्रिएट किया है, हम हमारे जितने व्यूअर्स हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके हिसाब से उनको क्या लगता है कौन सा सदन आज की प्रतियोगिता में जो है उत्कृष्ट रहा है। मैम, कैन वी पोस्ट द लिंक टू द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द ऑडियंस? Done, sir. Is that option available? Yes, sir. Okay, have you posted the link to the audience? Yes. Okay, audience, please go to www.menti.com and use the code 43772043. Please go to menti.com and use the code 43772043. We have received 3 responses. Fantastic. Let's see it here. Your participants, आपके सभी जो है हाउस के स्पेक्टेटर्स जितने जुड़े हुए हैं, देखते हैं आपके हाउस के कितने स्पेक्टेटर्स यहाँ पर हैं और वो क्या कहते हैं। अभी तक जितने पार्टिसिपेंट्स ने रिप्लाई किया है वो कह रहे हैं निर्माण हाउस। 7 votes for निर्माण हाउस, 8 out of 23. Okay, निर्माण over here is leading. क्या ऐसा होने वाला है? जागृति 10, प्रगति 9, प्रेरणा 12, ओके, निर्माण हाउस इज 29। हम देखते हैं अर्लीस्ट 50 वोट्स कौन से हाउस को मिलते हैं मैक्सिमम। सो आई थिंक वी आर अबाउट 211 पार्टिसिपेंट्स एंड आई थिंक ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स वोट कर चुके हुए हैं यहाँ पर। ओके, वंडरफुल, 106 responses till now. Fine, so we'll close the poll in 10 seconds from now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please close the poll. Okay, so I think the final figure is Nirman House with 48 viewers saying that they are going to lead. Okay, now let us see the result. So I will be announcing the result class wise. So we'll start with the class 9th first, and in class 9th the winning student is Harshita from Pragati House. Congratulations, Harshita. Can we have a spotlight on Harshita, please? All other participants, can we please request you to please switch on your videos? We would want to congratulate Harshita here. Is it possible to send Harshita live? She is not visible, sir. She's not visible. Okay, anyhow, so Harshita, you have scored 79 on 100, and with that score you are leading the table, the score tally in class 9th. In class 10th, the winning student is Akriti Dubey, and she is leading the scoreboard by 85 marks. She is also from Pragati House. Congratulations to Akriti in class 10th.
The winning student in class 10th is, I think this wasn't much difficult for anyone to guess. This is Harshvardhan Singh from Prerna House. You've scored 91 on the score tally and you were leading the scoreboard. Congratulations, Harshvardhan. Thank you, sir. And in class 12th, it is Neelsha Dikshit with 90 score on the scoreboard, and you are from Nirman House. Congratulations, Neelsha. Thank you, sir. Fantastic. So, and the score tally for the houses over here for this competition says that the competition has been won by. Okay, I'll first tell you the runner-up house, the second position, the house on the second position, which is the, I think it is the event is organized by Prerna House, and yes, the organizing house is the runner-up house in this competition today, and you are leading with 313 points. That is the total of all your participants in the 4 categories. So 313 is your score. You are the runner-up house. And we have the winning house, the blue house, the Pragati house with 323 score. So that's what is the result today. I think the audience could not gauge the performances, and they marked Nirman House as the winning house, but that's not the correct result as far as what I and Kavita ma'am could gather and discuss here. So this is the result. Congratulations to Pragati House and Prerna House and all the winning participants for their best performances. Jitne bhi students ne yahan participate kiya, I think everybody deserves a huge round of applause for their contribution in today's event. Please applause for yourself. We don't know that others are applauding for you or not, but you should definitely applaud for yourself. Having the courage to come at this platform and speaking so beautifully. Congratulations to one and all once again. Thank you so much. धन्यवाद महोदय, आपने अपने प्रेरणादायी वचनों से हम सभी में एक नए जोश और उत्साह का संचार किया। इसके साथ ही मैं हेड मिस्ट्रेस मैम श्रीमती कविता मेहरोत्रा मैम से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने अमूल्य वचनों द्वारा हम सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएं। Good afternoon, sir. Good afternoon, teachers, and good afternoon, all the participants. First, I would like to congratulate to all the participants because all of you are winners. It's a very marginal difference. जो सर के साथ sir has told you कि जो topic था, that was the thing कि जिसके बेस पे selection हुआ है, क्योंकि कुछ topics जो हैं सर्टिफिकेट्स या फिर वो बोनस पॉइंट मिल जाता है नेक्स्ट क्लास में जब हम। Hello. Harshita, I think you should mute yourself. You are unmuted. So that was that point कि जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। कुछ टॉपिक्स थे जो because it was the combination of हास्य and व्यंग, तो कुछ टॉपिक्स थे कि जो जिसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था, कुछ में सिर्फ व्यंग रह गया था जिसकी वजह से स्कोर हुआ। अदरवाइज ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव प्रेजेंटेड their poems very beautifully. So I would like to congratulate to the organizers also because ये कहा जाता है कि it is very difficult. Easily आप present कर सकते हो लेकिन किसी को हंसाना it is not easy. It's very difficult कि आप सामने audience को हंसा सको अपने gestures से, अपनी presentation से। And जैसा भी सर ने कहा है, this platform is very important for all of you. Because अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है बुक्स पढ़ लेंगे, एग्जाम्स दे लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, नो। जो कॉन्फिडेंस आपको यहाँ मिल रहा है दैट यू विल रियलाइज आफ्टर योर स्कूलिंग, क्योंकि अब जो टाइम आ गया इंडिया में, जो भी चीज है एवरीथिंग विल बी दिस इज, यही पैटर्न चलेगा ऑनलाइन, इंटरव्यूज, जॉब सिलेक्शन, कंपटीशन, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है और जिस तरीके से आप अगर इसमें जितना पार्टिसिपेट करोगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा और ये आगे आपके लॉन्ग रन के लिए बहुत यूजफुल होगा, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पूरा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रियलाइजेशन आपको होगा जब आप आगे 10th 12th पास आउट करोगे और आगे जाओगे। सो प्लीज ऑल ऑफ यू कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग, अपनी क्लासेस को, वर्चुअली क्लासेस को अटेंड करिए और ये मॉर्निंग असेंबली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
उसको अटेंड करिए। और अभी टीचर्स को नहीं आपको निकालना पड़े कि कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। टीचर्स को सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाए कि किसको हम इस बार चांस दें और किसको नेक्स्ट टाइम चांस दें, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं घर में भी देख रही हूँ और हमारे फैमिली में बच्चे हैं कि यही ऑनलाइन चल रहा है, जिसके अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये डिग्रीज और मार्क्स कुछ भी नहीं काउंट कर रहे। ये कॉन्फिडेंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे ही आएगा। एंड साथ में आपको अपना एकेडमिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि नॉलेज भी जरूरी है। सो आप लोग ऑल ऑफ यू प्लीज ऑल द बेस्ट टू यू। ये आगे इस पूरे सेशन में जितना कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए, along with your virtual classes. Okay, all the best to all of you. Thank you, sir. धन्यवाद महोदया। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, परंतु फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हार और जीत तो प्रत्येक प्रतियोगिता का हिस्सा होते हैं। यह तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असली विजेता तो वही होता है जो हारकर फिर से दुगने उत्साह और साहस के साथ जिंदगी के रंग में लौटता है और फिर से लड़कर जीत हासिल करता है। आज के सभी प्रतिभागियों को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माही, विल नॉट वाइंड अप हियर, जस्ट एक अनाउंसमेंट रह गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो ये इंस्ट्रक्शन पहले भी दे दी थी मैंने सभी हाउस वार्डन्स को कि जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जरूर तैयार होगा और उन बच्चों को आप वर्चुअली वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भेजेंगे। प्लस जो विनिंग स्टूडेंट्स है, ऑफ कोर्स दे विल गेट दी certificate mentioning that they were the winner in this competition. So Swati ma'am, Tripti ma'am, please see to it that सभी बच्चे जिन्होंने यहाँ participate किया है उनको ये certificate virtually जरूर उनके login IDs में मिल जाए, right? Perfect, thank you. माना संघर्ष रूपी लहरों का सामना कठिन है, माना संघर्ष रूपी लहरों का सामना कठिन है, पर स्वयं को समुद्र सा सशक्त कर। गर मिले तुझे शिकस्त तो अपने हौसलों को चट्टान सा बुलंद कर, अपने हौसलों को चट्टान सा बुलंद कर। अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और अंत तक इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने रहने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए इस हास्य व्यंग्य प्रतियोगिता का समापन करते हैं। धन्यवाद।